जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज़ में पहला काम कर लिया है, जिसमें मैंने चारों वीडियो में आपको विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी नेमिंग किस तरह से ली जाती है, उस पर हम बात कर चुके हैं। जिन छात्रों ने इन चारों वीडियो को नहीं देखा है वो इन चारों वीडियो को अच्छे से देख ले और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को सीख ले। वैसे मैंने इन वीडियो में केवल आपके 12th लेवल में जितने कंपाउंड्स की आपको ज़रूरत है उनको बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने उनकी नेमिंग को रखा है। बाद में हम इस सीरीज़ के बाद कंपटीशन लेवल के लिए मैं अलग से एक सीरीज़ बनाऊंगा जहां पर हम इनके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वो वीडियो आसानी से पहले मिल जाए। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी इन वीडियो को नहीं देखा है वो पहले इन वीडियो को देख ले। बहुत छोटे छोटे हैं, आसानी से आप आधे घंटे में ही कवर कर सकते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यदि फार्मूले बनाना आ गए हैं, उनकी पहचान यदि आपको आ गई है, तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% हिस्सा यूं ही आसान हो जाता है। बाकी 50% मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। ठीक है, तो आज से हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को हम सीधे डील करेंगे। हम यहाँ पर केवल 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उनको किस तरह से डील किया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और इन 8 से 10 क्वेश्चन के अंदर ही लगभग आपके ऑर्गेनिक का 80 से 90% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। वो मेरे वीडियो देखने के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। आज हम आज के क्वेश्चन पर बात करते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन या एनिसॉल या फेनेटॉल या फिनॉल या बेंजल्डिहाइड या एसीटोफिनोन। ये जो आपके सामने कंपाउंड दिए हैं, इतने कंपाउंड्स के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देख सकते हो कि आपके एक क्वेश्चन में यहाँ आपके 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमें केवल इस एक क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसको आप ध्यान से समझ जाइए। तो ये यहाँ पर जितने भी 10-12 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो 4 टाइप की रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, जिसको फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन भी बोला जाता है, और चौथी जो है वो आपकी हेलोजिनेशन है ना। हम इन 4 टाइप की रिएक्शनों पर बात करेंगे, जिनको मैं यहाँ पर इन 3 स्टेप में किस तरह से इन रिएक्शनों को डील किया जाएगा, किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो इन 3 स्टेप में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। पहले आपको यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट स्टेप दी हुई है, ये स्टेप आपकी याद करने की है। यदि आपको ये वाली स्टेप याद है तो आप इतने सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बिना कंठस्थ करे, बिना याद करे, बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो देखें, हम फर्स्ट स्टेप में हमें क्या याद करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और हेलोजिनेशन के लिए रिएजेंट इस लाइन में जो मैंने लिए हैं ये इनके रिएजेंट है। रिएजेंट का मीनिंग ये कि इनके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शनें होती है। इन कंपाउंड्स के द्वारा ही ये रिएक्शनें चलती है। और सेकंड सेट जो मैंने यहाँ पर लिया है ये हमारे जो है वो कैटालिस्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट है वो नाइट्रिक एसिड है और कैटालिस्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पर कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं है, केवल हीट करने पर ही रिएक्शन हो जाती है। एल्काइलेशन के लिए जो है वो एल्काइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड है और कैटालिस्ट जो है वो एनहाइड्रस AlCl3 है। इसी प्रकार से हेलोजिनेशन के लिए आप रिएजेंट जो है वो X2Cl2 Br2 I2 ले सकते हो और इनका जो कैटालिस्ट है वो Fe या FeCl3 है। तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि नाइट्रेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, कौन सा कैटालिस्ट लगेगा, सल्फोनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं,
कौन सा कैटालिस्ट लगेगा, एल्काइलेशन के लिए कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं और कौन सा कैटालिस्ट लगेगा। तो इसको आप 2-4 मिनट में अच्छे से कंठस्थ कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इस सेकंड स्टेप पर। जब आपको ये चारों रिएक्शनों के रिएजेंट और कैटालिस्ट याद हो जाते हैं तो उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं, जहाँ पर हम इन चारों रिएक्शनों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक और ख़ास बात आपको देखना होगी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शनों को डील करते समय ये जो रिएजेंट लिए जाते हैं, इन रिएजेंटों को उनके एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रिएक्शन के अंदर आपको लिखना होता है, या फिर आपको ये जो रिएजेंट के जो फार्मूले दिए गए हैं इनको आप इस तरह से डिवाइड कीजिए कि उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग डिवाइड हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि HNO3 में 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तो इस H के साथ यहाँ से एक O को ले लो, तो एक ग्रुप जो है वो आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचता है, एक N और 2 O। तो इस तरह से आप देख रहे हो HNO3 में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सी और नाइट्रो। तो हम इस नाइट्रिक एसिड को जो है इस तरह से डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नीचे देखिए, ये हमारा रिएजेंट है। जब भी हम इसको रिएक्शन में लेंगे तो H2SO4 इस तरह से न लिखते हुए इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 2 फंक्शनल ग्रुप छुपे हुए हैं उन 2 ग्रुप को हम अलग अलग यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर फॉर्म में रखें। जैसे कि यहाँ से H और O, इन्हें आपके फार्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि है तो वहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, बाकी उसका सेकेंड ग्रुप होगा। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पर एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आप देख रहे हो इस रिएजेंट में भी 2 फंक्शनल ग्रुप छुपे हुए थे, सल्फोनिक एसिड और हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ रही। ऐसा कैसे इस तीसरे रिएजेंट को आप देख सकते हो, यहाँ पर तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आसानी से डिवाइड दिख ही रहे आपको। इधर आप देख रहे हो एल्काइल ग्रुप और ये आपका हेलोजन, या इसमें देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप और क्लोरो। ठीक है, हेलोजनेशन में भी 2 ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों अलग अलग है, हेलो और हेलो, क्लोरो क्लोरो, ब्रोमो ब्रोमो, आयोडो आयोडो। इसको भी जो है आप Cl और Cl इस तरह से अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 बात पूरी तरह से समझ में आ गई। पहला क्या कि आपको चारों टाइप के रिएक्शनों में कौन कौन से रिएजेंट है और उनके लिए कौन कौन से कैटालिस्ट है, ये आपको याद रखना होगा। और दूसरा, रिएजेंट की जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे तो उनको इस तरह से न लिखते हुए उसको उसके अंदर 2 जो फंक्शनल ग्रुप छुपे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन दोनों फंक्शनल ग्रुप को आपको अलग अलग डिवाइड करके लिखना है। स्टेप नंबर 2 में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया है और उस बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर हम किसी भी ग्रुप को जोड़ेंगे। इस तरह से हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड का हम पहले करते हैं नाइट्रेशन। आप यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में देख ही चुके हो कि नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट है वो कौन है, नाइट्रिक एसिड, लेकिन उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। उस नाइट्रिक एसिड के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप को हम अलग अलग डिवाइड करके इस तरह से लेंगे, HONO2 और ऑब्लिक करके उसका कैटालिस्ट। ठीक है, ऐसा कैसा, सल्फोनेशन के लिए हम यहाँ पर रिएजेंट जो है HOSO3H और हीट का साइन लगा देंगे। ऐसा कैसा, एल्काइलेशन के लिए हम यहाँ पर और ओब्लिक करके जो है कैटालिस्ट जो है एनहाइड्रस AlCl3। और हेलोजनेशन के लिए जो है मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ Cl2 को, और कैटालिस्ट जो है वो FeCl3। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर एक डेमो के रूप में एक एरोमेटिक कंपाउंड रख रहे हैं जहाँ पर अभी हमने यहाँ पर कोई भी ग्रुप ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पर
जो ग्रुप ऐड होगा उसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हम यहाँ पर हम X, जिसके स्थान पर आप Cl, Br, I इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हो। NO2, NH2, OH, OR। तो कुछ ग्रुप की लिस्ट जो है वो मैंने यहाँ पर रखी है। ऐसे कैसे मैं यहाँ पर अलग से एक और कुछ ग्रुप की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। COOH, COOR, CONH2, CHO, CO। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो मैंने यहाँ पर अलग से एक लिस्ट में रखे हैं। तो आपको यहाँ पर एक ये ध्यान रखना होगा कि ग्रुप आपके बेंजीन रिंग में जहाँ पर जुड़ा होता है, जिस कॉर्नर पर भी जुड़ा होगा वहाँ पर तो आपको 1 पोजीशन लेना है, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड साइड से उनके कॉर्नर्स की इस तरह से आपको नंबरिंग करना है। आप अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में 2 और 6 पोजीशन जो होती है वो अर्थों के नाम से जानी जाती है, जिसके लिए हम O सिंबल लेंगे। 3 और 5 पोजीशन जो है वो मेटा के नाम से जानी जाती है, जिसके लिए हम स्मॉल m लेंगे। और 1 और 4 पोजीशन जो है वो पेरा के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में ये 3 पोजीशन होती है, अर्थो, मेटा और पेरा। 2 एंड 6 अर्थो होती है, 3 एंड 5 मेटा होती है, 1 एंड 4 पेरा होती है। 1 पोजीशन इस रिंग में जो भी यहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ से हम देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 2 ग्रुप की कैटेगरी किस बेसिस पर बनाई है उसको पहले आप ध्यान से समझिए। यदि आपके इस फंक्शनल ग्रुप में इस लिस्ट से यदि कोई ग्रुप ऐड है, इनका यदि कोई ये एरोमेटिक कंपाउंड है, उस कंडीशन में ये जो आपके रिएजेंट होंगे, ये रिएजेंट रिंग की केवल इस अर्थो या इस पेरा पोजीशन पर ही अटैक करेंगे। इन 2 पोजीशन पर ही रिएक्शन होगी। कब? जब आपके इस बेंजीन रिंग के साथ इस ग्रुप के स्थान पर इस लिस्ट से यदि कोई आपको दिया है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन, यदि इस ग्रुप में नीचे से इस लिस्ट से यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है, उस कंडीशन में ये रिएजेंट जो होंगे वो अर्थो और पेरा पोजीशन पर अटैक न करते हुए इस मेटा पोजीशन पर अटैक करेंगे केवल। आ रही बात समझ में आ रही? आपकी इस एरोमेटिक कंपाउंड में यदि इस लिस्ट से यदि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, उस कंडीशन में इन रिएजेंट को आपको कहाँ पर जोड़ना है? अर्थो और इस पेरा पे, ठीक है। वो भी हम यहाँ पर आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन यदि आपके इस एरोमेटिक कंपाउंड में इस ग्रुप के स्थान पर इस लिस्ट से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में ये रिएजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेंगे, अर्थो और पेरा पोजीशन पर नहीं। उसको यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए कि मैं किस तरह से यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। सपोज हम ये मान रहे हैं कि इस लिस्ट से कोई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और उनकी इन चारों रिएक्शनों को हम डील कर रहे हैं। तो इस नाइट्रेशन में जो रिएजेंट है ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ये पहला अटैक जो है, सपोज इसने इस अर्थो पोजीशन पर किया, तो इस अर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन एटम जो है वो इस OH के साथ H2O के फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। H इस OH के साथ ही इस तरह से H2O के फॉर्म में जाएगी और NO2 समूह को आपको यहाँ पर ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं? नाइट्रेशन। यदि आप नाइट्रेशन कर रहे हैं तो नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, इसलिए H OH के साथ गई है। यदि आप सल्फोनेशन कर रहे हैं तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। यदि आप एल्काइलेशन कर रहे हैं तो ये एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। और यदि आप हेलोजनेशन कर रहे हैं तो ये हेलोजन ग्रुप ऐड होगा। आ रही बात समझ में? तो कौन सा ग्रुप इस रिंग के साथ ऐड करना है वो इनके नेम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ से H और OH को
H2O के फॉर्म में निकाल करके इस NO2 को इस ऑर्थो पोजीशन पर ऐड कर रहा हूँ। और इस तरह से मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नेम होगा O आइसोमर। ठीक है, नहीं तो ये इस अर्थों के साथ साथ सेकंड पोजीशन कहाँ पर अटैक कर रहा है, पैरा पर। पैरा से भी ये H निकलेगी, H इस OH के साथ H2O के फॉर्म में निकल जाएगी। तब उस कंडीशन में जो नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो आपका इस पैरा पोजीशन पर जुड़ेगी। उस कंडीशन में यहाँ पर पैरा आइसोमर बनेगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन वाले यहाँ पर कंपाउंड बनते हैं, दोनों का एक मिक्सचर मिलता है। वो बात अलग है कि वो अलग अलग परसेंटेज में वहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर हमें परसेंटेज पर बात नहीं करना है, लेकिन दोनों ही आइसोमर यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज में बनेंगे। कुछ आर्थो आइसोमर होंगे और कुछ पैरा आइसोमर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन में भी आर्थो पोजीशन पर अटैक होगा, ये H के साथ ये वाली OH जाएगी और सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो यहाँ पर ऐड होगा। मैं ग्रुप के लिए G लिख रहा हूँ यहाँ पर, और SO3H प्लस ऐसा कैसा ये पैरा पोजीशन पर भी अटैक करेगा, H और OH निकल जाएगी और यहाँ पर हमको एक सेकेंड कंपाउंड पैरा आइसोमर मिलेगी। ठीक है, ये OH और ये H जो है वो H2O के फॉर्म में रिमूव होगी। तो इस तरह से हमको यहाँ पर आर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर दोनों का एक मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है, सल्फोनेशन भी क्लियर हो गई। ऐसा कैसा एल्काइलेशन में देखिए, एल्काइलेशन में आपको ये एल्काइल ग्रुप को आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर ऐड करना है। तो दोनों स्थानों से H जो निकलेगी वो किसके साथ जाएगी, इस X के साथ। HX को इस तरह से रिमूव करिए और एक बार एल्काइल ग्रुप को जो है आप आर्थो पोजीशन पर, और सेकंड जो है इसको आप पैरा पोजीशन पर ऐड करिए। और इस तरह से ये आर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर का एक मिक्सचर मिलेगा आपको। ऐसा कैसा हैलोजनाइजेशन में भी वैसा के वैसे कीजिए आप। ये जो H होगी आर्थो वाली वो Cl के साथ HCl के फॉर्म में निकल जाएगी, और दूसरा जो हेलोजन ग्रुप है वो हेलोजन ग्रुप आपका इस आर्थो पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। ऐसा कैसा ये इस पैरा पोजीशन पर भी अटैक करेगा और पैरा आइसोमर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने यहाँ पर देखा होगा कि वो नाइट्रेशन हो या सल्फोनेशन हो या एल्काइलेशन हो या हेलोजनेशन हो, चारों की चारों रिएक्शनें बिल्कुल एक थीम पर चल रही है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप को आपको ऐड करना है इन दोनों पोजीशन में और दोनों मिक्सचर बनाना है। सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा, और हेलोजनेशन में हेलोजन ग्रुप जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। लेकिन ये जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट बनाए हैं वो सिर्फ ये वाले यदि आपके फंक्शनल ग्रुप इस बेंजीन रिंग में है तो ही आपको इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तीसरा हमारे पास स्टेप नंबर 3 जो है वो इन फंक्शनल ग्रुप के लिए है। यदि आपके इस एरोमेटिक कंपाउंड में ये वाले फंक्शनल ग्रुप यदि होते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रेशन में जो आपका रिएजेंट है वो रिएजेंट सिर्फ इसकी इस मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अरे बात समझ में। तो मेटा पोजीशन से H इस OH के साथ निकल जाएगी और आपको ये नाइट्रो ग्रुप जो है इसकी केवल मेटा पोजीशन पर ऐड करना है और सिर्फ यहाँ पर मेटा आइसोमर बनाना है। इस OH और इस H से वाटर जो है वो रिमूव होगी। ऐसा कैसा सल्फोनेशन यदि हमको करना है तो सल्फोनेशन में भी जो है रिएजेंट लीजिए,
रिएजेंट का अटैक जो है सिर्फ इस मेटा पोजीशन पर होगा, वहाँ से H और ये OH निकल जाएगी और सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो आप इसकी मेटा पोजीशन पर ऐड करके जो है मेटा आइसोमर जो है आप इस तरह से बना करके बता सकते हैं। ठीक है, ये वाली H और इस OH से वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निकाल दीजिए। ऐसा कैसा एल्काइलेशन में भी वही होगा कि एल्काइलेशन का हमारे पास जो रिएजेंट है वो RX है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एल्काइलेशन में R ग्रुप जो है वो इस मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगी, ये X और ये HX निकल जाएगी और आप एल्काइल ग्रुप जो है वो सिर्फ इस मेटा पोजीशन पर जोड़ करके मेटा आइसोमर यहाँ पर बना सकते हैं। ऐसा कैसा हेलोजिनेशन में भी जो है रिएजेंट Cl2 की रिएक्शन करेंगे FeCl3 के प्रेजेंस में और यहाँ पर भी जो है एक Cl जो है इस H के साथ निकल जाएगी HCl के फॉर्म में और यहाँ पर जो है आप एक हेलोजन ग्रुप को मेटा पोजीशन पर जोड़ करके यहाँ पर आप मेटा आइसोमर बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि चारों रिएक्शनें ये वाली जिस तरीके से इस साइड हो रही है लगभग उसी तरीके से हो रही है। आपको यहाँ पर जो खास बात ध्यान देने वाली है वो क्या है कि भाई आपके इस एरोमेटिक कंपाउंड में इस ग्रुप के स्थान पर यदि X दिया हो, Cl हो, Br हो, I हो, NO2 हो, NH2 हो, OH हो, OR हो, यदि ये आपके फंक्शनल ग्रुप यदि यहाँ ऐड है तो उस कंडीशन में आपको इन रिएजेंट्स की जो रिएक्शन है वो आर्थो और पैरा इन दोनों पोजीशनों पर करवाते हुए दोनों आपको आइसोमर बनाना है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप, है ना? चारों रिएक्शनों में बिल्कुल एक जैसा हो रहा है, लेकिन आपके इस ग्रुप में यदि इस नीचे वाली इस लिस्ट से यदि कोई ग्रुप यहाँ पर ऐड है, आपको मैं नेमिंग में बता चुका हूँ कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि भी इनकी स्टार्टिंग जो है वो C से हो रही है, यानी ये आपके कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। ठीक है, ये आपके कार्बन नॉट कंटेनिंग ग्रुप है। तो इन दोनों ही कंडीशनों में रूल्स जो है वो इस तरह से चेंज हो रहे हैं। यदि ये आपके यहाँ पर है तो इनकी रिएजेंट की जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ इस मेटा पोजीशन पर ही ऐड होंगे और मेटा आइसोमर बनेंगे। और यदि आपका कंपाउंड इस लिस्ट से दिया हुआ है तो फिर ये आर्थो और पैरा दोनों पोजीशनों पर अटैक करेंगे और इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। तो ठीक है बच्चे, मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि भाई हमारे पास क्वेश्चन एक ही टाइप का था समझने के लिए, लेकिन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस एक क्वेश्चन के बेसिस पर इतने सारे कंपाउंड्स के बारे में ये चारों रिएक्शनें पूछी जा सकती हैं। आप एक साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमारे पास यहाँ की जो रिएक्शंस हैं वो 4 टाइप की है और ये जो कंपाउंड के क्वेश्चन में मैंने जो आपके सामने लिस्ट रखी थी वो लगभग 10 से 12 है। तो इस तरह से आप देख रहे हो 40 से 50 टाइप की जो रिएक्शंस है वो बहुत आसानी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनों को इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जो है आसानी से आप कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद करने वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ ये है जिसमें नाइट्रेशन में कौन सा रिएजेंट लेना है, क्या कैटालिस्ट है, सल्फोनेशन में कौन सा रिएजेंट लेना है, क्या कैटालिस्ट है, ये केवल आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से आप इनकी रिएक्शनों को लिख लेंगे। यहाँ पर 12th में भी आपको पिछले क्वेश्चन पेपर को आपने देखा होगा कि आपको इनकी केवल रिएक्शनों को लिखने के लिए पूछा जाता है, तो आप आसानी से इनकी रिएक्शनों को लिख सकते हैं। ठीक है, बात अच्छी तरह से समझ में आ गई? तो ठीक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन यहाँ पर जितने भी टाइप की रिएक्शंस मैंने आपके सामने रखी है, इन रिएक्शनों में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आज आप इन 40-50 टाइप की रिएक्शनों की प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसमें क्या एक्सेप्शन है, क्या थोड़ा सा कुछ अलग है, इस पर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।